हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी के पीजीटी बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इस पेपर में 80 क्वेश्चंस तक हमने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज जो हम वो 81 क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बहुत एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, बस आप फटाफट क्वेश्चंस को देखिए और उनके आंसर्स या एक्सप्लेनेशन साथ साथ में देखते चलिए। 81 क्वेश्चन कह सकते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शंस आर एब्सेंट एट इंटरकलेक्टेड डिस्क। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबको मालूम है कि ये हमारे कार्डियक मसल्स वगैरह में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे हमारे कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, कनेक्टिंग इंडिविजुअल हार्ट मसल्स होती हैं, तो ये कनेक्शन का काम करती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जब कनेक्शन का काम कर रही हैं तो वहाँ पे टाइट जंक्शन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जब वो कनेक्शन ही प्रोवाइड कर रही हैं, सेल टू सेल एडेशन की चीज़ें हो रही हैं। तो इंटरकलेक्टेड डिस्क लोकेटेड एट द एंड ऑफ कार्डियक मसल्स वेयर दे कनेक्ट वन सेल टू द नेक्स्ट वन। तो बाकी ये ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एब्सेंट की बात पूछ रहा था यहाँ पे। मसल सेल्स यूनिक जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेक्टेड डिस्क लिंक सेल सेल टू सेल एडहेरेंस का काम है। इंटरकलेक्टेड डिस्क आर द मेजर पोर्टल फ्रॉम कार्डियक सेल टू सेल कम्युनिकेशन। टाइट जंक्शंस जो है वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम, अर्थवॉर्म के नर्वस सिस्टम से है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, अर्थवॉर्म यानी कि एनिलिडा, एनिलिडा का नर्वस सिस्टम मैंने तुम्हें बताया ही था कि इन्वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, नर्व रिंग इज सिंगल एंड प्रेजेंट वेंट्रली। नहीं, नर्व कॉर्ड बाइफर्केट्स एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी सेगमेंट्स। तो ये देखते हैं, बी वाला थोड़ा सही लग रहा है। फिर क्या है, गैंग्लिया आर लोकेटेड एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी सेगमेंट्स। एंटीरियर नर्व रिंग डज नॉट इंक्लूड सेरिब्रल गैंग्लिया। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, डिटेल्स बाकी तुम थोड़ा देख लेना खुद से। अर्थवॉर्म नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cerebral ganglia or bilobed brain present dorsal side. Earthworm have a simple nervous system. The cerebral ganglion is connected to a ventral nerve cord. Bifurcation points are located at various segments along the cervical course of nerve. Next है question number 83. What is the term given to the water loss by plant in its liquid phase? Liquid phase में जो होता है वो गटेशन कहलाता है। Guttation is the exudation of drops of xylem saps on the tip of leaves of vascular plants. It is often caused with few droplets that condense from the atmosphere onto the plant surface. It is important to the health of plant. Guttation is the loss of water that is impure. और ये जनरली तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मॉर्निंग टाइम में देखने को मिलता है। रात भर प्रोसेस चलती है, सुबह आप इजीली पत्तों पे देख सकते हो, बट ट्रांसपिरेशन वगैरह जो है वो क्या है, डे दिन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट स्टिमुलेट्स CDK1 एंजाइम एक्टिविटी। तो CDK1 एंजाइम की एक्टिविटी बतानी यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड है डिफॉस्फोराइलेशन एट टायर 14 एंड टायर 15। इसको आप डिटेल में देख लेना, मैं नहीं इसको समझा रही हूँ यहाँ पे। CDK1 यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 is activated by binding to B-type cyclins, which then phosphorylated substrates critical for entry into mitosis. CDK1 cyclin dependent kinase 1 is a protein coding gene है। Dephosphorylation at tier 14 and tier 15 inhibits CDK1 activity, while dephosphorylation at 161 activates CDK1. Dephosphorylation at tier 161 as the activating event for CDK1 enzyme activity. बाकी ये थोड़ा CSIR का भी टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में भाई अगर मेंशन है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। भाई डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो ना, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन होगा। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो मृदा अपरदन तो भाई स्वाभाविक सी बात है। Cleared forested areas for agriculture or other purposes can lead to increased soil erosion, loss of fertility. Deforestation allows a greater amount of greenhouse gases to be released into the atmosphere. Next question number 86. Which of the following hormone can increase internodal length of genetically dwarf plant?
तो सबको पता है जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है और इंटरनोडल इलॉन्गेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि गन्ने वगैरह में दिया जाता है और सारी चीज़ें, पालक वालक में सीडलिंग के लिए। जिब्रेलिन आर ग्रोथ हार्मोन दैट स्टिमुलेट सेल इलॉन्गेशन एंड कॉज प्लांट टू ग्रो टॉलर ड्यू टू स्टिमुलेशन is stimulated internodal length in plants. Gibberellin also regulates seed germination, leaf expansion, flower and fruit development. Next है question number 87. Which of the following molecular aspects were known even before the chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri in 1902? तो सटन एंड बॉवेरी ने जो 1902 में चीज़ें दी थी, उससे पहले क्या क्या चीज़ों की मतलब जो है वो डिस्कवरी हो चुकी थी, पूछने का मतलब ये है। तो उससे पहले तो भाई जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सिर्फ मेंडल सर ही चर्चा में थे और मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की ही बातें हुई थी, बाकी सारी चीज़ें फिर इसके बाद धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई थी। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। 88 क्वेश्चन है, हाउ मैनी जेनेटिक डिफरेंट गैमेट्स आर पॉसिबल बाय इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप ये। तो इसमें देखो सिंपली ये होता है कि, तो इसमें देखो ये होता है जैसे कि ये हेटेरोजाइगस है ना, मतलब तीनों पेयर्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, तो 2 की पावर n होता है वैसे ये, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 तरीके के हैं, तो यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी और कितना आ जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा। बट अगर इसी जगह पे मान लो ये कंडीशन मेंशन होती, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आना चाहिए था, बाई 2 की पावर क्या आ जा रही है यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बाकी सिंपली देखो बस इसका वही चीज़ है, मैंने बताया ना, यही फॉर्मूला तुम लगा दो, सिंपली निकाल लोगे। देखो टाइप्स ऑफ गैमेट्स अगर फाइंड करने हैं, मान लो ये तुम्हें दिया हुआ है कि इस जीनोटाइप से तुम्हें निकालना है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो क्या होता है फाइंड करने का फॉर्मूला 2n। n क्या है, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स या हेटेरोजाइगस, मतलब जो कंडीशन है वो कितनी है, तो यहाँ भी हेटेरोजाइगस था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, इस तरीके से हो गया। और बाकी मैंने बताया ना कि अगर सेम है तो सेम वाले को छोड़ देना है, बाकी ये दोनों 2 की पावर कितना हो गया 1 और ये 2 हो गया। अगर मान लो ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 की पावर n, तो 2n हेटेरोजाइगस है कोई यहाँ पर, ये भी क्या है कैपिटल सी है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है, मतलब सिर्फ एक तरीके का गैमेट वहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से मतलब आप इजीली चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। टोटल टाइप ऑफ गैमेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर n होता है, ये यहाँ पे होगा n ऊपर, n क्या है नंबर ऑफ जीन्स फॉर विच द ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस, और बाकी यहाँ पर क्या है ये हेटेरोजाइगस कितने के लिए 3 जीन्स के लिए है, तो यहाँ पे n की पावर 3 हो गई और आंसर आपका 8 गैमेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी जो है वो इसमें से किसमें नहीं होती है, तो ये जनरली C4 प्लांट्स में ही देखने को मिलता ही है, शुगर केन होगा, मेज़ होगा। तो यहाँ पे देखो शुगर केन और मेज़ में तो होती है, यहाँ पे व्हीट में भी नहीं होती है और राइस में भी नहीं होती, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी और डी होना चाहिए। बाकी इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आंसर नहीं स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इन द लीव्स ऑफ C4 वेयर मेसोफिल सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द bundle sheath cells in a ring-like fashion. This help in reducing photorespiration and increasing photosynthetic efficiency. Sugarcane and maize, both of these plants have the exhibit cranch anatomy. Wheat and rice C3 है जिसमें ये चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी कमीशन ने ए आंसर दिया था इसीलिए वहाँ पे स्टार मार्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि What is the phenotypic ratio for the progeny of dihybrid epistasis। ठीक है, डाईहाइब्रिड एपिस्टेसिस है इन विच बोथ जीन्स आर डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी, मतलब इन सब का जो रेशियो होता है, रेशियो विद एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के रेशियो क्या होता है 12:3:1 होता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर जिसको सप्लीमेंट्री जीन बोलते हैं उसका रेशियो क्या होता है 9:3:4 होता है। और बाकी डोमिनेंट के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश यानी कि कुकुरबिट पीपो में देखने को मिला था। डोमिनेंट फॉर्म WW या फिर कैपिटल W स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 12 जो हैं वो कितने कैसे आ जाते हैं आपके वाइट होते हैं,
रेशो क्या था, 12:3:1 था। 12 जो है वो वाइट कलर के होते हैं, 3 जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और 1 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। एंड बोथ आर एपिस्टैटिक टू ईच अदर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस प्रोड्यूस अ phenotypic रेशियो दैट डिफर फ्रॉम द टिपिकल 9:3:3:1 बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील मास्क द इफेक्ट ऑफ ईदर द डोमिनेंट या फिर रिसेसिव अलील। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटर रिलेशंस इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। Dihybrid SALF3 phenotype are produced in a 12:3:1 ratio. Next question number 91. The development of 2n gametophytes, ठीक है, without meiosis and spores from vegetative और asexual cells of the sporophyte। मतलब कहने का मतलब है development of gametophyte from स्पोरोफाइट इज रिफर टू एज। तो जो फ्रॉम के बाद में आ रहा था वो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एपोस्पोरी आ जाएगा। और इसी जगह अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, तो आंसर क्या हो जाता आपका, एपोगैमी हो जाता। Apospory is the production of gametophytes directly from diploid cells of the sporophyte without spore formation। एपोस्पोरी की डिस्कवरी किसने की थी, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बाय ड्रोएरी इन 1884 में। एपोस्पोरी कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर प्रेशरिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ प्लांट पॉपुलेशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तब भी क्या है, मतलब आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सेफ्रन, सेफ्रन यानी कि केसर की बात कर रहा है कि इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द क्रोकस प्लांट। तो सबसे पहले तो इसका देखो बोटेनिकल नेम थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है। आई होप यू गाइज नो दैट क्रोकस सटाइवस। फैमिली कौन सी है, ये इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इरिडेसी। अब इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं केसर का, तो वो होता है इसका स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, बेसिकली जो होता है वो स्टाइल एंड स्टिग्मा वाला पोर्शन जो है वो वही हम यूज़ करते हैं एज अ केसर। और ये जनरली कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, जो कि मतलब इसकी प्रोडक्शन भी बहुत रेयर होती है, इसीलिए ये कितना मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Saffron is a spice derived from the flower of Crocus sativus, consists of dried stigma of the flower, belong to the family Iridaceae। Next question number 93. Bt toxin are effective against which of the following order of insect। तो Bt toxin जो है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस। ये सारे याद आ रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो ये सारे Bt टॉक्सिन्स जो है वो इसी को बिलोंग करते हैं। Bacillus thuringiensis is a gram-positive spore-forming bacteria which are toxic against a wide range of insect orders such as coleopterans, lepidopterans and dipterans। ठीक है, by the binding of their midgut epithelium cell surface and creating pore causing their death। तो ऑर्डर कौन कौन से हैं, कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपीपी। सो दिस इज पीपीपी, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एचएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एचएमपी पाथवे या एचएमपी शंट। ठीक है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इज अ मेजर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सेल्स। तो ये हमारे बॉडी के कौन से सेल्स में चलता है, तो ये स्पेशली आरबीसी यानी कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें ये चलती है साइकिल। और काम क्या होता है इसका, वेयर इट्स क्रूशियल फॉर जनरेटिंग NADPH, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल्स एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। सो हियर एक्सप्लेनेशन, PPP pathway does involve oxidation of glucose and also responsible for the production of ribulose 5-phosphate which is an important part of nucleic acid।
PPP is a crucial part of carbohydrate metabolism. Discovered how glucose breakdown produces two primary products, ribose 5 in RBC. Pentose phosphate pathway provide the only source of NADPH. Next, question number 95. What is the function of EDTA in genomic DNA isolation technique? तो options are to dissolve DNA, to extract hydrophobic proteins और to inhibit DNAs या फिर टू लाइज द सेल मेम्ब्रेन। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या कर रहा है ये? टू इनहिबिट डीएनएज। डीएनएज एक ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डीएनए। ठीक है, डीएनएज या फिर ये अपोस्ट्रोफी एस करके लिखते हैं तो ये बहुत सारे डीएनएज हो गया। और ये वाला जो होता है ये होता है एंजाइम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट फॉर द एंजाइम। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखो क्या दे रहा है कि EDTA जो है वो क्या है? EDTA इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज अ चिलेटिंग एजेंट दैट बाइंड डाइवेलेंट मेटल्स। डाइवेलेंट कौन है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, मतलब कैल्शियम डाइवेलेंट और मैग्नीशियम डाइवेलेंट। EDTA can be used to prevent degradation of DNA and RNA and to inactivate nucleases that require metal ions. So ये important है, चीज़ें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स। टाइप्स ऑफ गैमीट्स पे फिर से क्वेश्चन है, आर पॉसिबल विद एन ऑर्गेनिज्म विद 2n कितना है? 24। कहने का मतलब है 2n इज इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू ऐसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और 12 2 raised to the power 12 possible combination because each chromosome can independently assort during gamete formation leading to a vast array of genetic combinations. The formula 2 raised to the power n where n is the haploid chromosome number which is 2 raised to the power 12 in this case. Next है क्वेश्चन नंबर 97, who is considered to be the father of green revolution in India? तो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर जो है वो किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, The Green Revolution was a period that began in 1960s. Agriculture in India converted into industrial system by adaptation to technologies. MS Swaminathan played a major role in set of changes introduced in the farming. और अगर मैं वर्ल्ड बेसिस पे बात करूँ तो कि वर्ल्ड के मतलब जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है वो कौन है, तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमारे कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग सर हैं। नॉर्मन बोरलॉग, an American agricultural scientist and humanitarian who received the Nobel Prize, जिनको मतलब इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1970 में, फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्ड व्हीट वैरायटीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स होल्ड्स द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के टाइम में मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसको कौन होल्ड करता है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कोहेजन। ठीक है, कोहेजन जो है वो उसको होल्ड करता है। माइटोसिस एंड मियोसिस आर एसेंशियल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. कोहेजन इज रिक्वायर्ड टू कीप द सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर until their separation at anaphase. Cohesion is created by multiple protein subunit complexes called cohesions. Question number 99 कह रहा है कि what is the probability that a plant with genotype, प्लांट का जो मतलब जो जीनोटाइप दिया है वो क्या है? स्मॉल p स्मॉल w will be produced. मतलब कि ये जीनोटाइप है, ये हमें प्रोड्यूस कराना है, मतलब ये ऑफस्प्रिंग होगा बाय पेरेंटल प्लांट ऑफ जीनोटाइप। पेरेंटल का दिया हुआ है। तो कल ही मैंने तुम्हें गैमीट निकालना बताया था सबसे पहले, तो कि ये देखो कैपिटल P डब्ल्यू P से दो तरीके के गैमीट्स निकलेंगे। ठीक है, एक होगा P के साथ में कैपिटल W, दूसरा होगा कैपिटल P के साथ में स्मॉल w, और फिर एक गैमीट क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल p के साथ कैपिटल W, दूसरा हो जाएगा स्मॉल p के साथ स्मॉल w। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर क्या लगाओगे यहाँ अगर गैमीट निकालना है? 2 की पावर n, और n क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। तो यानी कि गैमीट आपके कितने? 4 आएंगे। चारों गैमीट यहाँ पे दिख रहे होंगे। इस केस में कोई हेट्रोजाइगस नहीं, मतलब ये नहीं, सेकंड पेरेंट ये था हमारे पास। यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस? तो कैपिटल P के साथ में स्मॉल p है और स्मॉल w है। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर जो है वो कितना है? एक ही है ना, तो यहाँ पर एक ही तरीके का गैमीट बनेगा। मतलब
2 तरीके के ही गैमीट बनेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं क्रॉस के फॉर्म में यहीं पे लिख दे रही हूँ ताकि अलग से मुझे ना वो करना पड़े। तो गैमीट्स देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं। एक तो कैपिटल पी के साथ में स्मॉल डब्लू बनेगा और एक स्मॉल पी के साथ स्मॉल डब्लू, 2 तरीके गैमीट बन रहे हैं। तो कैपिटल पी के साथ में स्मॉल डब्लू और स्मॉल पी के साथ में स्मॉल डब्लू। कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल डब्लू के साथ में स्मॉल डब्लू आ रहा है, फिर कैपिटल पी स्मॉल डब्लू हो जाएगा। देन अगेन कैपिटल पी के साथ फिर स्मॉल पी कैपिटल डब्लू के साथ में स्मॉल डब्लू, और इधर फिर कैपिटल पी के साथ में स्मॉल पी और स्मॉल डब्लू हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कैपिटल पी के साथ में स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू के साथ स्मॉल डब्लू हो जाएगा, फिर कैपिटल पी स्मॉल पी और दोनों ही डब्लू जो हैं वो स्मॉल हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पी और उसके साथ में है कैपिटल डब्लू के साथ में स्मॉल डब्लू, और फिर फाइनली जो आ रहा है वो क्या है स्मॉल पी और स्मॉल डब्लू। मतलब कहने का कुल मिला के मतलब बस इतना सा है कि हमें प्रोजनी जो था हमारा वो क्या था स्मॉल पी और स्मॉल डब्लू। मतलब ये कंडीशन बस एक ही जगह आ रही है। तो टोटल हमारे पास बने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 बने ना, लेकिन 8 में से जो ये प्रोजनी का जो मतलब प्रोबेबिलिटी था वो कितना निकल के आ रहा है 1/8 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इन्होंने भी इसी तरीके से निकाला। ये दोनों पेरेंट्स थे, फिर हमने इसके गैमीट्स बनाए और एक पेरेंट के ये गैमीट निकल के आते हैं चारों, इस वाले की ये वाले आ गए, और फिर हमने जब निकाला तो ये कंडीशन निकल के आती है। तो फाइनली यही जीनोटाइप ऑब्टेन करने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ठीक है, वॉज गिवन इन 1990 टू रेक्टिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो ये जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो किसके लिए किया गया था एडीए। ठीक है, एडीए का फुल फॉर्म क्या जाता है आपका एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंट। ठीक है, और सिड का मतलब क्या है स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। पहले तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। सो हियर फुल फॉर्म्स आर एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी, और सिड क्या है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग अ सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी ऑफन फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड एंड इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द एडीए जीन। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है ये जो एडीए जीन है इसी जीन में क्या हो जाता है म्यूटेशन हो जाता है रिजल्टिंग इन लैक ऑफ एडीए एंजाइम, और एडीए एंजाइम की वजह से यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगती हैं। सबसे पहले ये 4 ईयर गर्ल चाइल्ड थी, अशांति डिसिल्वा नाम करके था उनका, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और बाकी बहुत डिटेल में जाने की मतलब ज़रूरत है, और मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, म्यूटेशंस इन द एडीए जीन प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इनफ एडीए एंजाइम लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट डैमेज लिम्फोसाइट्स अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक है, these mutations are inherited in an autosomal recessive pattern meaning that both parents must carry the gene for their child to be affected। ठीक है, और बाकी इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट भी 3 तरीके का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली इसके ट्रीटमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं, केवीएस में आया भी था एक क्वेश्चन कि ट्रीटमेंट में देखो 3 तरीके हैं। सबसे पहले आ जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कि आप उस एंजाइम को ही रिप्लेस कर दो, इन्फ्यूजन्स ऑफ द मिसिंग एंजाइम टू हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। दूसरा आ जाता है इसमें HSCT या फिर इसको एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, यानी कि रिप्लेसिंग द पेशेंट्स फॉल्टी इम्यून सेल्स, उन फॉल्टी इम्यून सेल्स को हेल्दी वंस के साथ में मतलब एक्सचेंज करवा दो ये डोनर से लेकर के और उनको रिप्लेस करा दो। या फिर जीन थेरेपी जो फाइनल है आपका जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो क्या है करेक्टिंग द डिफेक्ट इन द पेशेंट्स ओन इम्यून सेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके तहत जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। First gene therapy was done to cure SCID. A normal gene was introduced using a retroviral vector containing ADA. First human gene therapy began in 1990. Complementary DNA to transducer mature peripheral blood lymphocytes from patients with ADA deficiency. Gene therapy is a technique for correcting a defective gene through gene manipulation. Next है question number 101. Which of the following DNA delivery method was used initially for the development of transgenic BT cotton?
ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन के लिए मतलब कौन सा वो यूज़ किया जा रहा है, तो सबको पता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का यूज़ किया जा रहा था। द इनिशियल मेथड used for the developing transgenic cotton was agrobacterium mediated gene transfer. In this process, Agrobacterium tumefaciens, a bacteria capable of transferring genes to plant, was employed to introduce the desired genetic material into the cotton plant cells. This method has been widely utilized for creating genetically modified crops due to its efficiency in transferring genes into plant genomes. Next question number 102 is asking about the during primary succession in water which of the following stages will come in between रीड स्वैम्प और क्लाइमेक्स स्टेज। भाई ये देखो इसमें जो स्टेजेस है ना जितनी भी, इनसे आपको क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वो इकोलॉजी के पोर्शन को टच करता है एग्जामिनर तो स्टेजेस तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ में इन स्टेजेस में कौन कौन से प्लांट्स हैं ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट आती है। तो ये प्लांट्स वाला तो मतलब इधर के मतलब जो यूपी वाले एग्ज़ाम्स हैं या फिर बिहार वगैरह इनमें पूछा जाता है, बट दिल्ली इज़ स्टिक टू एनसीईआरटी, तो दिल्ली में मतलब स्टेजेस से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये देखो मैं पहले एक बार मतलब डायरेक्टली हम स्टेजेस सारी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली देखो बस वाटर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है, और इसमें यहाँ पे नीचे बॉटम पे मतलब कुछ ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो पड़े होते हैं, और इनके ऊपर फिर ऐसे जू प्लैंक्टन्स पड़े होते हैं। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। फिर दूसरी स्टेज जो आती है फाइटोप्लैंक्टन के बाद में, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना बॉटम पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स। फिर उसके बाद में ये प्लांट्स क्या है, रूटिंग हो जाती है इनमें, ठीक है, थोड़े थोड़े स्टेम वगैरह डेवलप हो जाता है और ये इस बेस के साथ में लग जाते हैं। तो ये सबमर्ज प्लांट स्टेज कहलाते हैं। सबमर्ज मतलब कि डूबा हुआ। उसके बाद में आता है फाइटोप्लैंक्टन के बाद में सबमर्ज प्लांट स्टेज आया। सबमर्ज के बाद में फिर जो मतलब ऑलरेडी लगे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे कुछ और थे जिनके अंदर क्या होती है, रूटिंग हो जाती है। जब रूटिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब आधे डूबे हैं और आधे बाहर की तरफ निकले हैं। तो सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, ठीक है। सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद में सबमर्ज प्लांट स्टेज। सबमर्ज के बाद में क्या आएगा, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, मतलब जिनके अंदर जो यहाँ पे बेस पे लगे थे, जिनको ठीक ठाक न्यूट्रिशन वगैरह मिल गया, उनमें रूट्स आ गई, वो यहाँ पे आ गए और फिर से यहाँ पर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स लग जाते हैं। फिर ये हो गया सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग मतलब सी स्टेज। सी के बाद में फिर आता है डी यानी कि रीड स्वैम्प स्टेज। अब रीड स्वैम्प का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो आराम से ये लगे हुए हैं और रूटिंग वगैरह भी कर ली है और ठीक ठाक इसमें फ्लावरिंग वगैरह भी मतलब होने लगी है। फिर उसके रीड स्वैम्प के बाद में आ जाता है फिर ये मार्श मीडो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दलदली एरिया वाला हो जाता है। मतलब पानी देखो कितना है इसमें और प्लांट्स भी बड़े बड़े हैं, तो अगर कोई बाहर जो अननोन पर्सन है आ रहा है वो, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बीच में पानी भी होगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ये इस वाटर बॉडी को ढक लेते हैं। तो ये मार्श मीडो स्टेज आ जाती है। देन आफ्टर दैट मार्श मीडो स्टेज आपकी आती है स्क्रब स्टेज, और स्क्रब स्टेज के बाद में जो फाइनली आ जाता है वो आपका होता है फॉरेस्ट स्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था हमारा वो क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा था वो था रीड स्वैम्प और क्लाइमैक्स, ठीक है। रीड स्वैम्प और क्लाइमैक्स के बीच की मतलब जो स्टेज है वो पूछी जा रही है आपसे। तो रीड स्वैम्प ये यार आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, रीड स्वैम्प। और फिर दूसरा वाला क्या था आपका, क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्स। यहाँ पर वैसे दो स्टेजेस आ जाती हैं, एक तो मार्श मीडो आ जाएगी, दूसरी स्क्रब स्टेज आ जाएगी। बट जो ऑप्शन था हमारा उस ऑप्शन में हमें स्क्रब न दे करके हाँ मार्श मीडो एंड स्क्रब दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, सो काइंडली नोट डाउन देयर सीक्वेंस, ठीक है। कई बार सीक्वेंस से लगाने को आ जाता है, कई बार कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इनकी स्पीशीज़ से भी क्वेश्चन आता है, जो कि मैं कभी तुम्हें फिर और बता दूंगी कि कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं जो यहाँ पे मतलब हर स्टेज में ग्रो करती हैं। सो फाइनली आंसर जो है हमारा वो क्या जाता है, मार्श मीडो एंड स्क्रब स्टेज हो जाएगा। During primary succession in water, marsh, meadow and scrub stage will come in between reed swamp and climax stage. In this stage, the water level decreases and the soil becomes more fertile, allowing the growth of grasses, sedges and shrubs. This stage also transpires a lot of water and builds up the soil for the next stage. Next question number 103. What will be the potential phenotypes in the offspring of parent of blood group AB and O? मतलब पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो AB और O है, तो AB ब्लड ग्रुप के जो एलील्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, IA IB हो जाएगा।
और जिसका ओ है, ओ वाले का क्या हो जाएगा, आई ओ हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस करवा दो, क्रॉस कराने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ जो मतलब ऑफस्प्रिंग है उसका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। सो दिस इज IA एंड दिस वन इज IB। तो पहला वाला जो आ जाएगा वो IA IO हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो IB IO हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है IA IO होगा और अगला वाला IB और IO। तो ओ जो है वो ए जो है वो हमेशा क्या होता है, मतलब ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है, मतलब ये वाला जो है ये क्या है, रिसेसिव वन है, और ये वाले ये हो गया, ये ऐसे वाले हो गए, ये सारे डोमिनेंट होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप्स निकल के आते हैं वो क्या हैं, ए ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि हाफ जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, ये यू कैन से दैट कि 50% जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे और 50% जो है वो कैसे हो जाएंगे आपके बी ब्लड ग्रुप वाले। तो हाफ बी और हाफ ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है यही क्या है, करेक्ट है। इसमें कंफ्यूज मत होना, हाफ बी एंड हाफ ए बस यही है, ये तो आगे मतलब हिंदी मीडियम के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो आंसर जो है वो यही निकल के आएगा। अगर 50% परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता तो भी आपका आंसर वही आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। सेल में देखो सेंट्रियोल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है ना, दो इस तरीके से सेंट्रियोल्स ऐसे पड़े होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस जगह पर भी मतलब दो, एक पोल पे दो, दूसरे पोल पे, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो 4 सेंट्रियोल्स जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। Each centromere contains a pair of centrioles, so there are 4 centrioles in total in an animal cell during mitosis. बाकी सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल हेल्प टू अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मूव क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू इंश्योर ईच डॉटर सेल रिसीव एंड द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट एंड माइग्रेट टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट विल बी द एंडोस्पर्म जीनोटाइप इफ अ प्लांट विद जीनोटाइप, प्लांट का जीनोटाइप ये है, पोलिनेट्स अनदर प्लांट विद जीनोटाइप, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, एंडोस्पर्म की बात करें और एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड वाली कंडीशन में आपका जो आंसर निकल के आना चाहिए वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। देखो कैसे होगा, एक बार एक्सप्लेनेशन सुनो। द एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 मैटरनल पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 पैटर्नल स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्पर्म का तो एक ले ही लिया और बाकी 2 जो है वो मदर वाले आ जा रहे हैं, इसीलिए जो है ऑप्शन डी मार्क कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। इफ अ प्लांट विद जीनोटाइप AA pollinates another plant with genotype a, the endosperm will have 1 parental allele, ठीक है, 1 पैटर्नल, सॉरी नॉट पैरेंटल, दिस इज 1 पैटर्नल allele एंड 2 मैटरनल alleles लेता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन डी दिया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, द डिजीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज कैन नॉट बी स्टडीज यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल, मतलब कौन सी डिजीजेज हैं जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल के थ्रू नहीं स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स को हम लोग नहीं स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल के थ्रू। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी effectively studied using transgenic animal models. Transgenic models involve the introduction of a specific gene into an organism, making it challenging to replicate the complex interactions of multiple genes contributing to polygenic disorders. बाकी देखो क्या क्या दे रखा है, null mutation, single gene mutation can be studied using transgenic animals as they involve alternations in specific genes or regions of the chromosome that can be manipulated in the model. बाकी chromosomal aberrations can also be challenging to model accurately with transgenic animals, so they involve structural change or abnormalities in the chromosome. Next है question number 107, which of the following is the source of new allele of a gene in a hardy Weinberg population। तो म्यूटेशन ही होता है जिसकी वजह से आपको न्यू जीन देखने को मिलता है। बाकी नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो, ये सब तो क्या है,
म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन दैट कैन क्रिएट न्यू अलील, ठीक है। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑल पॉपुलेशन, बट द अदर ऑप्शन आर नॉट सोर्स ऑफ न्यू अलील्स, बट दे कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग अलील्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखना इन दोनों बातों में। Natural selection favors some alleles over others. Genetic drift causes random changes in allele frequencies and gene flow transfer alleles between the populations. तो दोनों का देखो अलग अलग है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या है, कॉज करेगा रैंडम चेंज इन alleles फ्रीक्वेंसीज, और जीन फ्लो जो है वो ट्रांसफर करेगा अलील बिटवीन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, कह रहा है कि ड्यूरिंग मेटाफेज 1 के मतलब दौरान द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स, मतलब दो क्रोमोजोम्स ऐसे लगे होते हैं ना, एक मम्मी वाला होता है और एक पापा वाला होता है, इस तरीके से। तो ये जो लगे होते हैं यहाँ पे क्या है, ये टेट्राड या बाइवेलेंट की कंडीशन फॉर्म होती है। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ये सारे टर्म्स से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। तो ये टेट्राड या बाइवेलेंट कंडीशन है। अब ये जो है, ये इनके बीच में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब इस तरीके से, ये जैसे ग्रीन वाला थोड़ा सा इधर आके ऐसे लगता है और पिंक वाला ये जो सेगमेंट चेंज हो रहा है ना, ये सेगमेंट जो चेंज हो रहा है, ये सेगमेंट क्या है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज़मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टेट्राड या बाइवेलेंट ये किस स्टेज में बनता है, तो ये जाइगोटीन स्टेज में बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। तो ये जाइगोटीन में ही बन जाता है। जाइगोटीन में ऐसे बनता है, मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से, सॉरी जाइगोटीन में नहीं, कियाज़मेटा जो बनेगा आपका वो बनेगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस होता है। तो ये सबसे पहले तो जाइगोटीन में यहाँ पर ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, फिर ये डिप्लोटीन स्टेज में जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है, एक्स शेप्ड या एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कियाज़मेटा बोलते हैं। और फिर डाइकेनेसिस में तो इसका डिसोल्यूशन हो जाता है। देख लेना, वैसे शायद थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, बाकी यही है सीक्वेंस। During metaphase 1 of meiosis, the point of contact between homologous chromosome forming a tetrad is termed as chiasmata. Chiasmata are physical connections where genetic material is exchanged between chromatids, promoting genetic diversity. Centromere is the region where chromatids are joined. Kinetochore is a protein structure at the centromere, and nucleosome is the basic unit of DNA packaging. Next है क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ आरआरएनए प्रेजेंट इन 40S राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये देखो, सबसे पहले तो मतलब प्रोकैरियोट का जो होता है वो क्या क्या होता है, आपको सबको पता है 70S होता है, यूकैरियोट का 80S होता है, ठीक है। और इसमें दोनों में मतलब कि दोनों में ही क्या होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। तो प्रोकैरियोट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो लार्जर सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या है, इसकी 30S है और स्मॉलर वाली 50S है। और यूकैरियोट की स्मॉलर वाली 40 है और लार्जर वाली 60S है। 40S में फर्दर क्या आ जाता है, इसमें 18S आरआरएनए हो जाता है, ठीक है, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट में, जो कि ऑलमोस्ट मतलब ये कितना परसेंटेज कैरी करती है, ये इसमें द स्मॉलर सब यूनिट कंटेनिंग 18S आरआरएनए एंड अप्रॉक्सीमेटली 33 राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं इसमें। और जो 60S वाला होता है लार्जर वाला, इसमें 5S होता है, 5.8S आरआरएनए होता है और साथ ही साथ 28S आरआरएनए होता है और साथ में इसमें 40 राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन प्रोटीन से पूछता है तो इसमें 33 प्रोटीन आ जाएंगी और इसमें कितनी आ जाती हैं, 40 राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। आरपी लिख रही हूँ, तुम खुद से लिख लेना, राइबोसोमल प्रोटीन आ जाता है ये। और बाकी एस की जो बात करते हैं तो एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट विच इज अ मेजरिंग ऑफ हाउ क्विकली अ पार्टिकल सेटल्स ड्यूरिंग द अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन रिफ्लेक्टिंग इट्स साइज एंड शेप हो जाएगा। बाकी प्रोकैरियोट की बात करें तो स्मॉलर वाला जो है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट में 16S आरआरएनए होता है, इंपॉर्टेंट है ये। और जो लार्जर वाला है उसमें 5S आरआरएनए है और 23S आरआरएनए है, जिसमें से ये 23S वाला जो है ये क्या है, एज ए राइबोजाइम एक्ट करता है, ठीक है। ये एज ए राइबोजाइम भी
काम करता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसमें 20 राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं और इस वाले में जो है वो 30 राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन भी नोट कर लो अगर ज़रूरत है तो। आंसर तो पता ही चल गया क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ rRNA इन द 40s राइबोसोमल सब यूनिटीज़ कितना आता है आपका, 18s है। द राइबोसोमल RNA plays a crucial role in the small ribosomal subunit contributing to the overall structure and function of the ribosome during protein synthesis। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है कि अ प्रोटीन कंटेनिंग 200 अमाइनो एसिड्स, एक कोई प्रोटीन है जिसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 200 अमाइनो एसिड्स हैं, विल रिक्वायर अ जीन विद अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कोडिंग बेस पेयर्स लॉन्ग फॉर इट्स सिंथेसिस। तो देखो कोडिंग के लिए कोडिंग बेस जो है वो कितने उसके होते हैं, 3 के होते हैं ना। तो अगर 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 600 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट होगा। ईच अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कोडेड बाय ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो कोडोन है मैं बता रही हूँ वो कितने, थ्री बेस पेयर का होता है। सो द नंबर ऑफ कोडिंग बेस पेयर्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। द मिनिमम कोडिंग बेसिस पेयर वुड भी कितने हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो हैव अ प्रूफ रीडिंग एबिलिटी। तो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी किसकी होती है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन की होती है। बाकी इसमें जो है वो मतलब कि पोल डेल्टा और पोल एप्सिलॉन ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, मतलब कि आर द प्राइमरी रेप्लिकेटिव एंजाइम्स इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन एंड पोजेसेस इंट्रिंसिक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, डीएनए मतलब पोल डेल्टा इज इन्वॉल्व इन द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस वाइल पोल एप्सिलॉन इज इन्वॉल्व इन द लीडिंग स्ट्रैंड synthesis। Mutation in the proofreading exonucleases is pol epsilon and or delta can significantly increase or spontaneous mutations rates। बाकी यहाँ पे देखो देख क्या रहा है कि polymerase epsilon is the eukaryotic DNA polymerase that possesses proofreading ability। It is involved in the DNA replication and is responsible for synthesizing the leading strand during this process। The proofreading function helps in maintaining the accuracy of DNA replications by correcting errors in the newly synthesized DNA strand, enhancing the fidelity of the genetic information transfer। Next question number 112, which of the following is the most common cause of common cold। common cold किसकी वजह से होता है भाई, सिंपल सी बात है, ये कौन है, हमारा राइनो वायरस ही तो है जो क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड करता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। So option A is the right answer, rhinovirus। The most common cause of the common cold is rhinovirus। Rhinovirus are responsible for the significant majority of cold cases, contributing to the characteristic symptoms such as nasal congestion, sneezing and sore throat। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं, कैन ऑल्सो कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टिपिकल कॉमन कोल्ड वायरस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरिया है एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक स्ट्रेप्ट थ्रोट नॉट द कॉमन कोल्ड। और आर्की बैक्टीरिया तो पता ही है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी इसमें क्या है, नाजल कंजेशन, स्नीजिंग एंड सोर थ्रोट, गले में दर्द वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो कौन है, IgG हैं। IgG एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई जगह इसको PYQ की फॉर्म में देखा है। दिस ट्रांसफर प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फिटस, ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शंस। अनलाइक IgM, IgE और IgD एंटीबॉडीज डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर मैटरनल फेटल इम्यून सपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम कैन बी डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो कितने पे होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT। द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम इज टिपिकली डन एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टू मेंटेन द वायबिलिटी विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पे रखा जाता है इसको। It is the most suitable for preserving pollen viability over extended periods। This ultra cold storage minimizes metabolic activity and ensures genetic material stability, facilitating successful use in breeding programs when
नीड्स, ठीक है, जब ज़रूरत है तो आराम से इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मतलब उसका जेनेटिक मेकअप और सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, स्टेबल रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 इज आस्किंग अबाउट द इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन द स्टिग्मा इज पॉलिनेटेड विद जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन से हो रही है, यानी कि जीनोगैमी हो जाएगा। दोनों जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम में ही हो जाएगा। जीटनोगैमी क्या हो जाएगा कि सेम प्लांट का एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो ये जेनेटिकली तो मतलब वैसे तो क्या हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सेम प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जिटनोगेमी फंक्शनली देखने में तो ये कैसा लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली है क्या क्रॉस पॉलिनेशन। भाई जब पेड़ एक ही है तो जेनेटिकली तो चीज़ें सेम ही रहेंगी ना, तो जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो इस पर ये मतलब एसर्शन रीजन के फॉर्म में केवीएस वालों ने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे इन्हीं 3-4 टर्म्स पे, और बाकी क्लिस्टोगैमस तो कभी खुलते ही नहीं है, तो उसमें ऑटोगैमी ही होती है। बाकी जिटनोगैमी पे ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, मतलब फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली क्या है ये, मतलब कि ऑटोगैमस है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। Xenogamy involves the pollination of flowers stigma with genetically different pollen grains, often from a different plant, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, दोनों का क्या हुआ, क्रॉस कराया, तो वो जीनोगैमी कहलाएगी वो कंडीशन। दिस प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। जिटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेटेड है, जिटनोगैमी इज पॉलिनेटेड बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द same plant, और क्लिस्टोगेमी इन्वॉल्व्स फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड विदाउट ओपनिंग। जीनोगेमी स्पेसिफिकली क्रॉस पॉलिनेशन विद जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स। लेकिन अगर जिटनोगेमी की मैं बात करूं तो जिटनोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन विद जेनेटिकली सेम पोलन ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 वेयर आर अनट्रांसलेटेड यूटीआर्स। बहुत अच्छे से पता होगा ये मोल बायोलॉजी मोल जेनेटिक्स में। तो प्रेजेंट इन एन एमआरएनए, तो एमआरएनए में जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं वो दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है, साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ ट्रांसलेशन यूनिट क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे यूटीआरस, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन्स इन एन एमआरएनए आर प्रेजेंट बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसलेशन यूनिट। द अनट्रांसलेटेड रीजन इज अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडोन इज कॉल्ड 5' यूटीआर, और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो क्या होता है, 3' यूटीआर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, एमआरएनए पर ही होता है 5' यूटीआर और इधर 3' यूटीआर। बाकी कैपिंग टेलिंग ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान देना, वो सब पूछ लेता है, सब बेसिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कुछ अलग नहीं पूछते हैं वहाँ पे। अनट्रांसलेटेड रीजन स्टार्ट कोडॉन इज कॉल्ड 5' यूटीआर, और द रीजन डाउन स्ट्रीम वाला स्टॉप कोडॉन का क्या है, वो 3' यूटीआर है। यूटीआर्स आर द सेक्शन ऑफ एमआरएनए दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। मतलब ये जो सेक्शंस होते हैं स्टार्टिंग वाले, ये क्या है, ये दे आर नॉट चेंज इनटू द प्रोटीन, इनसे प्रोटीन नहीं बनाया जाता है। यूटीआर्स कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन। अच्छा क्वेश्चन था ये। 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स से कौन सराउंड होता है, तो भाई जो हमारा स्टोमेटा होता है इसी के बाहर क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे गार्ड सेल्स लगे होते हैं, जो कि मोनोकॉट की बात करें तो डंबल शेप्ड के होते हैं। मोनोकॉट वाले कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और इसके बाहर बाहर फिर ये आपके सब्सिडरी सेल्स लगे होते हैं, और डाइकॉट वाले बीन शेप्ड होते हैं। और ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर होता है ये। तो किसको सराउंड कर रहे हैं, वो स्टोमेटा को सराउंड कर रहे हैं, बाकी किनारे किनारे आपके सब्सिडरी सेल्स लगे होते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कैसे ओपन होते हैं, तो यहाँ पर भी रेडियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडियली अरेंज होते हैं, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
तो ये वाले तो किस में आ जाते हैं, ये मोनोकॉट के हो जाएंगे, ठीक है। मोनोकॉट वाले कैसे हैं आपके, डम्बल शेप्ड होते हैं, डम्बल शेप्ड। और डाइकॉट वाले हमारे कैसे हैं, मोनोकॉट में मतलब ग्रासेस वगैरह हो गया, वीट हो गया, सारी चीज़ें आपको मतलब पता ही हैं, आई नो। और ये कैसे हैं हमारे, डाइकॉट वाले हैं। तो डाइकॉट के तो आपको एग्जांपल्स मालूम ही होगा अच्छे से, ठीक है। और ये इसका स्टोमेटा कैसा है, किडनी शेप है। बाकी ये क्वेश्चन इससे ये निकल के आता है कि इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट को एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या पता है आप सभी को कि क्या नाम होता है, तो इसके क्लोरोप्लास्ट का नाम होता है ज़ीज़ैंथिन, ठीक है। ज़ीज़ैंथिन के नाम से इसको जाना जाता है। और बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो है यहाँ पर ये रेडियल अरेंजमेंट होता है सेलुलोज फाइब्रिल्स का। ये जो मैंने बताया था ये होते हैं सेलुलोज फाइब्रिल्स, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। सेलुलोज के फाइब्रिल्स होते हैं, जो कि कैसे अरेंजमेंट होता है, रेडियल। इसके अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रेडियल अरेंजमेंट होता है, हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स होता है। बाकी और यहाँ से इससे मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि पोटेशियम मैलेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई है, किसने दिया था, लेविट सर ने दिया था, LEVIT प्रपोज किया था लेविट सर ने। बाकी एक्सप्लेन किया था रेशे एंड बाउलिंग सर ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटल ओपनिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है और स्टोमेटल क्लोजनिंग के लिए भी कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी PYQ जब मैंने करवाया था हरियाणा वाला, तो उसमें बताया है, देख लेना जा करके एक बार। Stomata are surrounded by guard cells. Stomata, tiny pores on the surface of the plant leaves, regulate gaseous exchange and water loss. Guard cells control the opening and closing of stomata to balance the intake of CO2 for photosynthesis and the release of water vapor. Subsidiary cells, xylem or phloem, do not directly surround stomata. They have different functions in the plant physiology such as transporting water and nutrients. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लीनिएजेस। मैमल्स का जो विकास है वो किस वंश से हुआ है, ठीक है, किस वंश या लीनिएज से हुआ है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो सौरोप्सिड, थीकोडोंट्स, थेरैप्सिड्स या फिर डायनासोर्स। तो आंसर जो है वो क्या है आपका, थेरैप्सिड्स है। मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द लीनिएज ऑफ थेरैप्सिड्स, ठीक है, थेरैप्सिड वंश से हुआ है। थेरैप्सिड्स वर अ ग्रुप ऑफ साइनैप्सिड्स characterized by features that eventually lead to the development of mammalian traits. This evolutionary transition occurred during the Triassic period, marking the emergence of mammals as a distinct group within the animal kingdom. तो पीरियड की बात करें तो क्या है आपका, ट्राइएजिक है। और बाकी जो लीनिएज था वो क्या था, थेरैप्सिड्स था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, कह रहा है कि द रेंडमली इंटरब्रीडिंग लोकल पॉपुलेशंस रिफर टू एज। तो जब रेंडमली इंटरब्रीडिंग करोगे लोकल पॉपुलेशन के बीच में तो वो कहलाता है डीम, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। द रेंडमली इंटरब्रीडिंग लोकल पॉपुलेशन इज रिफर्ड टू एज डीम। अ डीम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड शेयर अ कॉमन सेट ऑफ जीन्स। इम्पॉर्टेंट है। This term is often used in the context of evolutionary biology and population genetics to describe a subpopulation with distinct genetic characteristics within a large population. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 और शायद आज यहीं तक वाइंड अप करेंगे, इसके बाद 121 से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। By which of the following method is doses compensation achieved in ड्रोसोफिला। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद आपने पढ़ा भी होगा डोजेस कंपनसेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले मतलब मैं एक स्लाइड की हेल्प लेती हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ें आपको समझा सकूँ, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप एक बार ट्राई करना, इसको पढ़ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो आई होप विजिबिलिटी क्लियर होगी। डोजेस कंपनसेशन, इसमें होता क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ डोजेस कंपनसेशन, कहने का मतलब है कि ये मैमल्स में भी देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी देखने को मिलता है, और एक जो निमेटोड है सी एलिगेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसमें भी देखने को मिलता है। तो मतलब अगर कभी पूछे कि यहाँ किस किस में देखने को मिल रहा है ये चीज़ डोजेस कंपनसेशन, तो आपको मतलब ये चीज़ पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैमल्स, ड्रोसोफिला, और फिर उसके बाद में तीसरा आ जाता है निमेटोड सी एलिगेंस। होता क्या है इसमें, देखो कि जो मतलब जैसे हम फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दिखाई दे रहा है। फीमेल्स में 2
एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो मतलब एक ही क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव रहता है, दूसरे वाले को क्या कर देते हैं हम, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। एक्स इनएक्टिवेशन पैटर्नली डिराइव्ड इन मार्सुपियल मैमल्स, पैटर्नल और रैंडम डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। मतलब कहने का मतलब ये है डोजेस कंपनसेशन की एक एक्स को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेल में क्या होता है, एक ही एक्स तो होता है, एक वाई होता है, तो भाई बराबरी कराने के लिए, या मतलब कह सकते हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा और डिटेल जाना पड़ेगा मेरे को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक एक्स जो है एक ही फंक्शनल होता है, दूसरा कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो यही क्या कहला रहा है, डोजेस कंपनसेशन कहला रहा है। बाकी ड्रोसोफिला में क्या है, देखो यहाँ पर है 2-fold इंक्रीज इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल्स। मतलब आपका जो बी ऑप्शन था वो डायरेक्टली यही आंसर है। और निमेटोड या सी एलिगेंस की जब मैं बात करूँगी, सी एलिगेंस, तो इसके केस में क्या है कि 50% रिडक्शन इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स इन एक्स इंडिविजुअल्स। मतलब इसमें भी 2 एक्स है, तो एक एक्स को क्या कर दिया जा रहा है, इनएक्टिवेट कर दिया जा रहा है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में नीड है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2-fold इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सिंगल मेल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यही बी ऑप्शन जो है ये क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In Drosophila, doses compensation is achieved by increasing the transcription of genes on the single X chromosome in males, leading to 2-fold up regulation, ठीक है। This mechanism balance gene expression between males and females, ठीक है। This also the expression of X-linked genes with that of autosomal genes in both sexes। मतलब वही बात हो गई कि हमारे में 2 क्यों हैं, उनके में एक ही क्यों है, तो बस ये चीज़ है। बाकी और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना तुम लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन तक। फिर बाकी नेक्स्ट मतलब जो भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन।